हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे बेस्ट 100 क्वेश्चन नीट या जेई मेंस के लिए, उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम पहुंच चुके हैं। अभी ये टॉपिक नंबर 2 चल रहा है हमारा। टॉपिक 1 था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, उसके क्वेश्चन हमने लगा लिए थे, 29 क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारा टॉपिक 2 शुरू हो गया था, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं क्या कहा है। अभी थोड़ा सा ये जो आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा लग रहा हो, जो जिसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इसको अगली बार मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी कि आप लोगों को कहाँ परेशानी है। आप अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे लिख के बताइए मुझे कि परेशानी आ रही है, वॉइस में प्रॉब्लम है या कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं आप। या मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, जैसे आज एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आप ना फ़िल्टर विल्टर लगा लिया करो, आप उसमें ना काले वाले से नज़र आते हो। मैंने कहा बेटा बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, इस वजह से मैं काला नज़र आता हूँ, एक्चुअल में मैं हूँ नहीं काला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r कैरीज ए टोटल चार्ज q। एक सर्कुलर रिंग है हमारे पास और उस पे पूरी सर्कुलर रिंग पे चार्ज फैला हुआ है, और वो चार्ज कितना है बच्चों? वो चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है। ए स्मॉल लेंथ dl ऑफ वायर इज रिमूव्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग रिंग। देखो एक बात सोचो, फिलहाल सेंटर पे अगर आप फील्ड देखोगे तो कितना होगा? तो भाई साहब फील्ड यहाँ पे जो होगा वो पूरी की पूरी जो रिंग है उसकी वजह से जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पे यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लूँ, मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, पूरी रिंग के बारे में मत सोचो, सिर्फ इतने पार्ट के बारे में सोचो। तो इतने पार्ट की वजह से जो इस पे फील्ड लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि ये प्लस का चार्ज है, प्लस में से फील्ड बाहर निकलता है, इस तरफ लगेगा। तो बिल्कुल इसके सामने जो ऐसा ही पार्ट पड़ेगा, यहाँ बिल्कुल इसके सामने यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने जो पार्ट पड़ेगा इसकी वजह से फील्ड होगा, इतना ही होगा और इस तरफ होगा। तो इधर वाले पोर्शन की वजह से फील्ड इस तरफ जा रहा है, और इतना ही पोर्शन यहाँ पे ले रहा हूं तो उसकी वजह से फील्ड इस तरफ जा रहा है। दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, टोटल फील्ड हो रहा है जी। इन दोनों ने एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर दिया। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारा इस पोर्शन की वजह से और इस पोर्शन की वजह से ये फील्ड, इसका फील्ड इस तरफ, इसका फील्ड इस तरफ, दोनों फील्ड एक दूसरे से कैंसिल। तो नेट फील्ड आप पूरी रिंग पे कोई भी एलिमेंट उठा लो, छोटा सा पोर्शन उठा लो, छोटा सा एलिमेंट उठा लो, तो उसके सामने जस्ट एक ऐसा ही एलिमेंट है जिसकी वजह से फील्ड दोनों के कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब तो यहाँ पे जो फील्ड होगा सेंटर पे पूरी रिंग की वजह से जीरो होगा। अब सवाल सुनो, सवाल क्या कहा है कि अगर पूरी रिंग में से पूरी रिंग पे चार्ज फैला है, प्लस 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 प्लस, पूरी रिंग पे चार्ज फैला है बच्चों, लेकिन हम एक काम करें कि पूरी रिंग में से थोड़ा सा पोर्शन उसमें से हटा दें। तो हमने जी हटा दिया ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन हमने उसमें से हटा दिया, लो ये लेंथ हटा दी हमने उसमें से। तो अब ये जो बची हुई लेंथ है उसकी वजह से सेंटर पे कितना फील्ड होगा? तो एक बात बताओ, सेंटर पे तो नेट फील्ड जीरो था ना, सोच के देखो, सेंटर पे तो नेट फील्ड जीरो था ना। हाँ, तो इसके सामने अगर ये एलिमेंट होता, देखो ये एलिमेंट अगर होता तो ऐसा होता ना, ऐसा होता ये एलिमेंट, और इस डीएल एलिमेंट या एल लेंथ दी ना इसने, कितनी दी? डीएल दी। तो ये जो डीएल लेंथ है, इस लेंथ की वजह से ये फील्ड इस तरफ लगा रहा होता, ये छोटा सा एलिमेंट इस तरफ फील्ड लगा रहा होता, सोच के देखो। लेकिन पूरी की पूरी रिंग की वजह से तो फील्ड क्या है? पूरी की पूरी रिंग की वजह से तो फील्ड जीरो है ना यहाँ। तो इसका मतलब अगर ये छोटा सा पोर्शन इस तरफ फील्ड लगा रहा है, और कितना लगा रहा है? ई लगा रहा है, मान लो ये छोटा सा पोर्शन इधर फील्ड लगा रहा है ई, तो ये बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है सारा का सारा वो इस तरफ फील्ड लगाएगा ई, सारा का सारा पोर्शन। ये वाला ई जो है
वो तो इस पूरे पोर्शन की वजह से है, और ये वाला जो ई है वो इस छोटे से पोर्शन की वजह से है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नेट फील्ड यहां पे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? जी। और यही तो जीरो, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि पूरे रिंग की वजह से फील्ड जीरो होता है। लेकिन हमसे सवाल ये पूछा है कि अगर इसमें से इतना पोर्शन हटा दे तो फील्ड कितना होगा। तो अगर हम इसको हटा दें तो सोचो, पूरी रिंग की वजह से तो जीरो है, हटा एक मिनट, पूरी रिंग की वजह से तो जीरो है यहाँ पे फील्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस छोटे से पोर्शन की वजह से इधर फील्ड है, और बाकी पूरी रिंग की वजह से इधर फील्ड होगा, इतना ही, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जीरो आएगा। लेकिन अगर मैंने ये छोटा सा पोर्शन हटा दिया, मान लो मैंने ये हटा दिया, ये लो ये हटा दिया मैंने यहाँ से छोटा पोर्शन, तो इसका फील्ड भी तो हट जाएगा यहाँ से, ये लो ये भी हट गया फील्ड। तो सेंटर पे फील्ड आखिरकार बचा किसकी वजह से? इस पूरे रिंग की वजह से। जो ये पोर्शन बाकी का बचा हुआ है, इस रिंग की वजह से फील्ड बच गया इस तरफ ई। क्या ये वही फील्ड है जो इस छोटे से पोर्शन की वजह से पैदा हो रहा था सेंटर पे? इस छोटे से पोर्शन की वजह से सेंटर पे पैदा हो रहा था ई। हाँ, ये वही है फील्ड। मैंने इसको हटा के यहां से यहां लगा दिया, तो इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड था ई, और बाकी के पूरे पोर्शन की वजह से सेंटर पे फील्ड था ई इस तरफ। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, तभी तो सेंटर पे नेट फील्ड जीरो बन रहा था, ऐसे समझो। तो मुझे ये ई निकालना है। तो अब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये जो ई है ना, ये पूरे पोर्शन की वजह से, और ये इस छोटे से पोर्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो ये छोटा सा पोर्शन की लेंथ कितनी है? डीएल, और डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक? रेडियस आर है, ये तो आर है, रेडियस आर, आर थी ना, हाँ स्मॉल आर दे रखी, चलो स्मॉल आर लिख लो, स्मॉल आर दे रखी है, रेडियस आर। तो अब डीएल, अब इस पे पूरी पे चार्ज कितना फैला है? कैपिटल क्यू। तो डीएल में कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखो, पूरी की पूरी रिंग पे फैला हुआ चार्ज 2 पाई आर, लेंथ में फैला हुआ चार्ज है कैपिटल क्यू, 1 लेंथ में फैला हुआ चार्ज होगा कैपिटल क्यू बटे में 2 पाई आर। तो डीएल लेंथ में फैला हुआ चार्ज होगा कैपिटल क्यू बटे में 2 पाई आर इंटू में डीएल। बस इसे उठा के यहां रख दो। तो इस डीएल उसमें कितना चार्ज है? स्मॉल क्यू कह दो इसको, ये स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई। तो अब इस छोटे से पोर्शन से आर डिस्टेंस पे यहाँ कितना फील्ड होगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आप, के क्यू और बटे में आर स्क्वायर। तो के क्यू की वैल्यू क्या हो गई है? यहां से इसको लिख लो, तो ये हो गई क्यू बटे में 2 पाई आर इंटू में डीएल और बटे में आर स्क्वायर। बच्चों इसे सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ चुकी है? के कैपिटल क्यू इंटू में डीएल, 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है हमारा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस छोटे से पोर्शन की वजह से कह लो, या ये कह लो कि इस रिंग का जो बाकी का पोर्शन है उसकी वजह से भी सेम इतना ही फील्ड होगा सेंटर के ऊपर। अरे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फील्ड सेंटर पे जीरो निकालेंगे वे दोनों। चलो, ये इसमें यही लॉजिक था छोटा, कि ये इस पूरी जो बची हुई रिंग है इसकी वजह से लगने वाला फील्ड, और ये जो छोटा सा पोर्शन आपने निकाला है इसमें से, उसकी वजह से लगने वाला फील्ड दोनों बराबर है, अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए सेंटर पे जीरो आएगा। जैसे यहां बताया कि पूरी रिंग का फील्ड सेंटर पे जीरो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इसने, इनके फॉन्ट थोड़े से छोटे लग रहे हैं, मुझे भी लग रहे हैं, लेकिन मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। अगली बार कोशिश करेंगे बड़ा कर देंगे इसको। ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q 169 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड 1, 2, 3 फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट 4, 6, 15। देखो, एक पॉइंट चार्ज है जो कि 1, 2, 3 पे रखा हुआ है। ये पॉइंट चार्ज कितना है? कैपिटल Q है। कैपिटल Q की वैल्यू 169 माइक्रोकूलम। आप इसको कह सकते हो 169 इंटू 10 की पावर -6 कूलम।
अब यहां से एक दूर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 6, 15। यहां पे हमें फील्ड निकाल। अब देखो इस चार्ज में से जो लाइनें निकलेंगी फील्ड की वो इस तरफ जाएंगी, ये फील्ड इस तरह से जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज में से लाइन हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, तो फील्ड ऐसे जाएगा। अब ये फील्ड आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट के बीच में। जहां पे हमें फील्ड निकालना है वहां तक की डिस्टेंस तो पता हो, तो इसको कह देते हैं आर। पहले कह देते इस पॉइंट को इधर से इधर, ये आर वेक्टर निकाल लो सीधा इस पॉइंट से इस पॉइंट में। तो आर वेक्टर कैसे निकालते हैं? आर वेक्टर को निकालने का तरीका है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल में कौन है? 4 - 1 आई कैप, फिर प्लस 6 - 2 जे कैप, फिर प्लस 15 - 3 15 -3 के कैप। ये आ रहा है, ये सॉल्व करके आ रहा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। बच्चों चेक करो ये आ रहा है कि नहीं। 4 - 1 3 बचा, 6 - 2 4 बचा, और 15 - 3 ये 12 बचा। ये आर वेक्टर हो गए यहां से यहां तक। क्या आप इसका इस वेक्टर की ये लेंथ निकाल सकते हो? तो लेंथ का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वो कितना आएगा? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 144, और इनको ऐड कर लो 25 144 144 प्लस 25 हो गया ये, तो ये 9 हो गया, 6 169 हो गया बच्चों, अंडर रूट में 169। चेक करो ये डिस्टेंस आ गई इसकी यहां से लेके यहां तक की, ये 169 बन गया हमारा। ठीक है, अब एक काम कीजिए आप इसमें, ठीक है, आपने निकाल लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस। डिस्टेंस से क्या होगा? ई निकल आएगा सर। ई का फॉर्मूला क्या होता था? के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो के कितना है? के को अभी के ही रहने दो। क्यू की वैल्यू देखो कितनी है, 169 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम, और बटे में माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लिया मैंने, बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 169 का अंडर रूट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 169 का अंडर रूट है, उसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ये ई की वैल्यू आ गई, ये मेरे बच्चों ई की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई के को लिख लो 9 इंटू 10⁻9 इंटू में 10⁻⁻6, तो ये ई की वैल्यू आ चुकी है 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये है हमारा ई। तो इस पॉइंट पर ई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमें ई नहीं चाहिए, हमें चाहिए ई वेक्टर, फील्ड वेक्टर चाहिए इस पॉइंट पर। अब किसी भी वैल्यू मिल गई, ये भी पता है डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसे वेक्टर बनाओ। तो किसी भी वैल्यू को वेक्टर कैसे बनाते हैं ये ध्यान दो। किसी भी वैल्यू को बच्चों वेक्टर कुछ हम ऐसे बनाते हैं, पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। पता है सर, ठीक है। आप अगर ई वेक्टर निकालना चाहते हैं तो पहले तो उसकी वैल्यू लिख लो और फिर इनटू में उसे डायरेक्शन दे दो। वैल्यू तो है ई की, ये मुझे ई वेक्टर बनाना है, तो ई की वैल्यू तो है, डायरेक्शन और दे दो। तो डायरेक्शन के लिए हम देते हैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर। अब वैल्यू तो कितनी है ये 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। यूनिट वेक्टर क्या होगा? अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है? अब देखो ई ऐसे ही तो जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ये आर, पर ये आर तो वेक्टर है नहीं, इसको यूनिट वेक्टर बना लो। तो आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? आर कैप कहो, आर कैप। अब आर कैप की वैल्यू निकाल लो। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते थे?
उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, उसी की वैल्यू से डिवाइड करते थे। तो आर क्या था? आर तो था 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, और बटे में आर वेक्टर अंडर रूट में 169। जरा 169 देखो, अंडर रूट किसका है पता है ना आप लोगों को? ये तो 13 का होता है ये। तो ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप और बटे में 13। ये आर कैप की वैल्यू आ गई। अब इस यूनिट वेक्टर को उठा के रख देंगे यहां, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 9 इंटू 10⁻³ आर कैप की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप और बटे में 13। इसको सॉल्व कर लो, इसे बाहर ले लो 13 को, तो 9/13 इंटू 10⁻³ अंदर बचा 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 12k कैप। लो जी, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, यही हमारा आंसर है बच्चों। तो आसान एंड इजी, आसान और इजी तो एक ही होता है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया है। इसमें कहा है ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। ठीक है जी, सबसे पहले पहला सवाल है, इसमें 3 पार्ट अलग अलग हैं, तीनों को करेंगे। पहले में दिया है कि ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। पहले तो समझो ड्यूट्रॉन क्या होता है। देखो, एक होता है 1h1, फिर होता है 1h2 और एक होता है 1h3। ये जो 1h1 है इसको कहते हो आप प्रोटियम। प्रोटियम। जो ये 1h2 है इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, और ये 1h3 है इसको कहते हो आप ट्राइटियम। ट्राइटियम, ठीक है। तो ये जो 3 होते हैं, हाइड्रोजन 3 टाइप का होता है, मतलब नेचर में जब हाइड्रोजन निकलती है ना तो उसके 3 आइसोटॉप्स निकलते हैं, ठीक। तो ये 3 आइसोटॉप्स हैं इसके, सबसे ज्यादा वैसे यही मिलता है, फिर ये कम परसेंटेज में मिलते हैं। तो ये जो बीच वाला है इसको कहते हो ड्यूटीरियम या ड्यूट्रॉन भी कहते हो। इसका अकेला पार्टिकल होगा तो उसको ड्यूट्रॉन बोलेंगे। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है इसमें 1, मतलब 1 तो प्रोटॉन है, जो नीचे लिखा हुआ है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऊपर चलो, ऊपर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 1 प्रोटॉन तो 1 न्यूट्रॉन हो गया। तो ये जो ड्यूटीरियम होता है इसमें 1 प्रोटॉन होता है, तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर लगाता हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा हो गया ये है ड्यूटीरियम, जो इन्होंने ड्यूट्रॉन बोला, इसको ड्यूट्रॉन हो गया ये। अब ये जो ड्यूट्रॉन है, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? तो ये पार्टिकल ड्यूट्रॉन को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इस पे प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा या प्लस का ई चार्ज आ जाएगा। तो इस पे चार्ज कितना है? प्लस ई। एक इलेक्ट्रॉन के निकालने पर प्लस चार्ज आ जाता है, तो ड्यूट्रॉन पे याद रखो प्लस ई चार्ज होता है। फिर आप देखोगे, अगर आप देखोगे इसमें दूसरा कौन है? दूसरा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है बच्चों हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम क्या होता है? हीलियम पे 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 के 2 प्रोटॉन उसमें से मैं निकाल दूं तो उसका न्यूक्लियस बचेगा बस। हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम
ये इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, तो बस इसका न्यूक्लियस बचा, 2 ही थे इसके पास, 2 ही निकल गए, तो उसे कहते हैं हम अल्फा पार्टिकल। और उस पर चार्ज कितना हो गया, +2 का चार्ज हो गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे +2, तो इस पे चार्ज होता है +2e। अच्छा, मास देखो, अगर ड्यूट्रॉन के मास की बात करोगे तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो कोई मास होता ही नहीं, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में होता है। तो इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है। तो अगर एक प्रोटॉन का मास m है, एक न्यूट्रॉन का मास भी m है, तो इसके पास मास है 2m। ऐसे इसके पास दो प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के पास। ऊपर 4 लिखा हुआ है ना, ये मास ही है बस 4। ऐसे ही इसमें ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये मास आया इसका 2m। इस पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मास आया 4m। तो हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ड्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है। अब जरा सवाल पे आओ। इन्होंने कहा कि एक ड्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। लो जी, ये रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसके अंदर एक तो ड्यूट्रॉन रखा है, लो जी रख दिया ड्यूट्रॉन, और एक रखा है अल्फा पार्टिकल। दोनों के एक्सेलरेशंस का रेशो बताना है। पहले तो ये सोचो इनके अंदर एक्सेलरेशन क्यों होगा, तो भाई साहब इन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर फोर्स लगाता है, कितना, Q इंटू ई। तो इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, इस पे भी फोर्स लगेगा Q इंटू ई। इसकी वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा a1, और इसके पास इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा a2। अगर मैं एक्सेलरेशन a1 की बात करूं पहले चार्ज के पास, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बटे में मास। तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, Q इंटू ई, और बटे में इसका मास। अब ड्यूट्रॉन का चार्ज देखो पहले कितना है, +e, मतलब E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और मास 2m। तो ये आ गया ड्यूट्रॉन का एक्सेलरेशन। अब सेम इसी मेथड से निकाल दीजिए अल्फा पार्टिकल का एक्सेलरेशन। फिर से वो यही फॉर्मूला Q E बटे M। Q अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e, इनटू में कैपिटल E, बटे में मास इसका 4m। लो जी ये निकल आया, a1 भी आ गया और a2 भी आ गया। ठीक, अब हमें पूछा है इनका रेशो बताओ, रेशो कर दो, चलो इस 2 से इसको काट दो, 2 आ गया। तो अगर a1 बटे a2 करूं, तो a1 की वैल्यू E कैपिटल E बटे में 2m, बटे में E कैपिटल E बटे में 2m। पूरा का पूरा सेम है तो कट गया, ये आ गया 1:1 बच्चों। यही है हमारा आंसर। तो बहुत बढ़िया, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया, और मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बढ़िया से इसको समझ में भी आया होगा ये आपके। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, इसी का अगला पार्ट करते हैं। क्या बोला इसमें, ए चार्ज पार्टिकल Q, M इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t। चलो कर देंगे। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में बच्चों क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म होता है हर जगह एक जैसा। उसके अंदर एक चार्ज रखा है जिसका मास है m, t बराबर 0 से उसको छोड़ दिया, तो t टाइम के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, t टाइम के बाद। तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी निकाल लो, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी निकाल लो बच्चों, उससे एनर्जी आ जाएगी। तो सुनो, पहले तो ये देखो कि ये एनर्जी इसमें आएगी कहाँ से, स्पीड कहाँ से आएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगा एक फोर्स F, वो F कितना होगा, Q इंटू ई, जिसकी वजह से इसमें आएगा एक्सेलरेशन A होता है फोर्स बटे मास, तो वो आ गया QE बटे में M, एक्सेलरेशन आ गया। अब ये एक्सेलरेट होगा A एक्सेलरेशन के साथ, तो थोड़ी देर के बाद t टाइम के बाद इसकी स्पीड v हो जाएगी। क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं इक्वेशन लगा के, v इज इक्वल टू u प्लस
80। v हमें निकालना है, u कितना है 0, शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी थी 0, रेस्ट में ही तो रखा था ये, प्लस a कितना है q इंटू ई बाई एम, और टाइम कितना हो गया t। तो ये वेलोसिटी आ गई इसकी t टाइम के बाद, q इंटू ई इंटू टी बटे में m, ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हो आप, ओहो वेलोसिटी से तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ना टाइम टी पे, वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम, वी की वैल्यू रख दो यहां से, क्यू ई टी बटे में एम का होल स्क्वायर, एक एम से एक एम कटेगा, एक बचेगा नीचे, स्क्वायर है ना, 1/2, यहाँ ऊपर क्यू स्क्वायर आ गया, ई का भी स्क्वायर आ गया, टी का भी स्क्वायर आ गया, नीचे एक एम बच गया था। ये यही है हमारा आंसर, यही है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो सी पार्ट को भी देख लें। सी पार्ट को देखें अगर, तो इसमें बोला है एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन वेलोसिटी v नॉट अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड D, आफ्टर हाउ मच टाइम इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये सवाल मैंने क्लास में आज ही कराया था बच्चों आपको, ये क्लास में आज ही हुआ था। चलो देखो, यहां पे सी पार्ट में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का होता है हमें पता है, इसको शुरुआत में हमने m मास है इसका और v नॉट स्पीड देके इसको छोड़ दिया, तो पहले क्या होगा ये आगे जाएगा और फिर वापस मुड़ के आएगा, यहीं आ जाएगा वापस। ऐसा क्यों, तो मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूं, जो नए बच्चे भी हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा वहां क्लास में, तो अब भी बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को स्पीड दोगे तो भाई साहब वो आगे भागेगा, हर कोई भागता है, किसी को स्पीड दे तो अब वो आगे भागता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा क्यू, फोर्स लगेगा तो पीछे की तरफ रिटार्डेशन होगा। अरे भाई साहब जब ए वेलोसिटी के अपोजिट लगता है तो वो रिटार्डेशन होता है, तो ये जो है रिटार्डेशन यहां पे जनरेट कर रहा है, ए कितना होगा ये, तो पीछे की तरफ फोर्स क्यू ई और बटे में इसका मास एम, ये हो गया इस पे लगने वाला रिटार्डेशन। इस रिटार्डेशन से क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम 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 होते होते कहीं ना कहीं जाके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर ये वहां से वापस लौट लेगा। तो जाने का टाइम निकाल लो, आने का टाइम निकाल लो, अरे आप बस जाने का निकाल लो, यहां से यहां तक पहुंचने का निकाल लो, t बराबर 0 से t, आने का भी इतना ही होगा, तो ये डबल हो जाएगा इसका 2t, तो हमें जो निकालना है ये डबल टाइम जो हो गया 2t, ये निकालना है। तो पहले t निकाल लो यहां से यहां तक पहुंचने का, तो उसके लिए क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी 0, रिटार्डेशन a, तो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v कितना है फाइनल वेलोसिटी 0 है, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, रिटार्डेशन तो माइनस में लेना पड़ेगा, रिटार्डेशन है तो कितना लेना पड़ेगा बच्चों, क्यू ई बटे में m और इनटू में टाइम t, इसे इधर ले आओ, क्यू ई बटे में m इनटू में टाइम t बराबर v नॉट, t की वैल्यू निकाल लो, इसकी मल्टीप्लाई m v नॉट और बटे में क्यू ई। अब जाने का टाइम इतना ही, आने का टाइम तो टोटल टाइम हो जाएगा इसका डबल 2t, तो 2m v नॉट बटे में क्यू ई। यही है हमारा लौट के आने का टाइम, हमारा नहीं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को बढ़िया से सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आज बस इतने ही सवाल लगाएंगे, बाकी के कल करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन की गारंटी है प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना पड़ता इसके अलावा,
सिर्फ प्रैक्टिस, क्वेश्चंस करो, मेरे साथ बैठ कर करो, कॉपी किताब लेके बैठा। सिर्फ वीडियो देखनी नहीं होती कि सर आए हैं देख लिया, अरे मेरी शक्ल देख रहे हो क्या? क्वेश्चंस साथ में प्रैक्टिस करने हैं। हो सकता है कि मेरे कराए हुए क्वेश्चंस मैं 1 घंटे में करता हूं तो आपको 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, और उनसे आप लोगों का आईक्यू लेवल इंप्रूव होता चला जाएगा, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाओगे। बस यही तो करना होता है। बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रमोट करो, कुछ सब्सक्राइब करो यार, शेयर वेयर करो सबके साथ, ठीक है? कल मिलते हैं बाकी, चलो।